हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज वायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द कश्मीर फाइल्स मूवी को। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कृपया दिल पे ना लें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 19 जनवरी 1990 का कश्मीर का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है शिव। वहीं पर एक रेडियो में सचिन के मैच की कमेंट्री चल रही होती है, जिसमें सुनाई दे रहा था कि सचिन काफी अच्छी तरह से खेल रहा है। दूसरी तरफ शिव भी काफी अच्छा खेल रहा होता है और तभी शिव मैच जीतने की खुशी में जोर जोर से सचिन का नाम चिल्लाने लगता है। लेकिन वहीं बैठे कुछ मुस्लिम लड़कों को वो बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि सचिन एक हिंदू क्रिकेटर होता है। वो लोग शिव को मारने लगते हैं क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन शिव का दोस्त अब्दुल उसे वहां से बचाकर ले जाता है। ये वही टाइम होता है जब कश्मीरी पंडितों को वहां से मार पीट कर निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए हिंदुओं को अपना मेहनत से बनाया हुआ घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और इस आतंक को फैलाने वाले मुस्लिम लोगों के लीडर का नाम होता है फारूक अहमद डार, लेकिन उसे लोग बिट्टा कराटे के नाम से भी जानते थे। शिव और अब्दुल वहाँ से बचकर एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ एक औरत अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकलती है, क्योंकि उसकी बच्ची को बहुत तेज बुखार होता है। लेकिन वहाँ दो पुलिस वाले आकर बोलते हैं कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो पुलिस वाला उस औरत को समझा ही रहा था, लेकिन तभी एक आतंकी उसके सिर में गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। वो आतंकवादी उस औरत को धमकी देता है कि उसकी बच्ची की शादी अपने छोटे भाई से कराएगा। उस औरत के मना करने पर उस औरत को भी वहीं मार दिया जाता है। बिट्टा कराटे ने जवानों के साथ साथ बच्चों में भी हिंदुओं के खिलाफ काफी जहर भर दिया था। साथ ही वहाँ के हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जाता था। वो बोलता है कि या तो तुम मुस्लिम धर्म अपना लो या फिर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। आगे हम एक हिंदू पंडित को देखते हैं, जिसका नाम होता है पुष्कर। पुष्कर की फैमिली में उसका एक बेटा और बहू होते हैं, जिनके दो बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम होता है शिव, जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलते देखा था, और दूसरे का नाम होता है कृष्णा, जो अभी काफी छोटा था। पुष्कर हर साल शिवरात्रि पे नाटक में शिव जी का किरदार अदा करता है। वो अपने हिंदू होने और कश्मीर का निवासी होने पर काफी गर्व महसूस करता है। वहाँ पुष्कर को पता चलता है कि उसका पोता अभी घर नहीं पहुँचा है। पुष्कर अपना स्कूटर लेकर शिव को ढूंढने निकल जाता है। जब वो उन दोनों बच्चों को लेकर जा रहा था, तभी वहाँ उन आतंकवादियों की नजर उन पर पड़ जाती है, जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। लेकिन बिट्टा कराटे अपने आदमियों के साथ पुष्कर के घर पहुँच जाता है। बिट्टा कराटे को आते देख पुष्कर का बेटा एक अनाज के ड्रम में छुप जाता है, ताकि बिट्टा कराटे उसे ढूंढ न पाए और वो बच जाए। लेकिन उसका पड़ोसी, जो शिव के दोस्त अब्दुल का पिता था, वो बिट्टा कराटे को बता देता है कि पुष्कर का बेटा उस अनाज के ड्रम में छिपा हुआ है। वो लोग उसकी पत्नी शारदा के सामने ही उस ड्रम को गोलियों से छलनी कर देते हैं, और तभी वहाँ पुष्कर भी आ जाता है और अपने बेटे को देख काफी ज्यादा दुखी होता है। वो लोग शिव और कृष्णा को भी पकड़ लेते हैं, और जब शारदा अपने बच्चों को छोड़ देने के लिए बोलती है, तब बिट्टा कराटे शारदा को उसके पति के खून में लगे हुए चावल खाने के लिए बोलता है, और बोलता है कि अगर तुमने ये चावल खा लिए तो मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ ब्रह्मा दत्त को देखते हैं, जहाँ उनसे मिलने पुष्कर का पोता कृष्णा आने वाला था। वो अब दिल्ली में रह रहा था, जो अपने दादा की अस्थियां कश्मीर ला रहा था। ब्रह्मा से मिलने ब्रह्मा के कुछ पुराने दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, जो 1990 के टाइम में एक डॉक्टर, एक डीजीपी और एक जर्नलिस्ट हुआ करता था। असल में वो पुष्कर के लिए आए थे। पुष्कर इनका अच्छा दोस्त था, लेकिन पुष्कर की मौत की वजह से वो लोग काफी दुखी थे। उधर कृष्णा को उसके दादा यानी पुष्कर ने उसे ये बताया हुआ था कि उसके माता पिता की डेथ एक स्कूटर एक्सीडेंट में हुई थी। कश्मीर में 1990 में क्या हुआ, इसके बारे में कृष्णा को कुछ भी पता नहीं था। आगे हम कृष्णा के कॉलेज JNU को देखते हैं। ये वो टाइम होता है जब आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका था। जहां हम कृष्णा की प्रोफेसर राधिका को देखते हैं। वहां वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को कश्मीर के खिलाफ भड़का रही थी। कह रही थी कि कश्मीर को हमें आजादी दिलानी है और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कश्मीर को यहाँ की सरकार से खतरा हो सकता है। और ये सारी बातें कृष्णा के दिमाग में भर दी गई थी, और कहती है कि कश्मीर में पंडितों को नहीं निकाला गया था और न ही उनसे उनका हक छीना गया था। कृष्णा अपनी
यूनिवर्सिटी में इलेक्शन में खड़ा हुआ था। वहाँ राधिका बोलती है कि तुम्हें इलेक्शन जीतना है तो तुम्हें कॉलेज के स्टूडेंट से अच्छे से कनेक्ट करना होगा और ये दिखाना होगा कि कश्मीर के लोगों को यहाँ की गवर्नमेंट से खतरा है। वहाँ राधिका उसका माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। आगे हम 1989 में कश्मीर को देखते हैं, जहाँ हम ब्रह्मदत्त को देखते हैं जिससे मिलने पुष्कर आया होता है। पुष्कर ब्रह्मदत्त से मदद मांगने आया था क्योंकि उसका परिवार और वहाँ के कुछ पंडित बिट्टा कराटे की निशाने पर थे। ब्रह्मा बोलता है कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी देने की कोशिश करूंगा। वो दोनों पुष्कर के घर के लिए निकल जाते हैं। पुष्कर रास्ते में सब्जी वाले की दुकान से सब्जी खरीदने लगता है। जब वो दुकान वाले को इंडियन करेंसी वाला नोट देता है तो रिटर्न में वो सब्जी वाला उसको पाकिस्तानी करेंसी वाला नोट देता है। पुष्कर के पूछने पर वो बोलता है कि तुम जिस कंट्री में रहोगे तुम्हें उसी कंट्री का करेंसी नोट मिलेगा। अब कश्मीर में रह रहे लोग ये मान चुके थे कि इंडिया का हिस्सा नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान के हैं और उनके हिसाब से कश्मीर में पाकिस्तानी करेंसी चलनी चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद ब्रह्मदत्त उस आदमी को अरेस्ट करवा देता है। ब्रह्मदत्त वहाँ देखता है कि कुछ मुस्लिम औरतें हिंदू औरतों के घर का सामान बाहर फेंक रही है। इतनी ज्यादती देखने के बाद भी ब्रह्मदत्त वहाँ कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ की हालत देखकर ब्रह्मदत्त ने पीएम से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम के जवाब में यह कहा गया कि कश्मीर के सीएम के साथ उनका अच्छा रिलेशन है और वो उनके दोस्त हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी दोस्ती में दरार आए और कश्मीरी पंडितों की मदद करने से उनकी दोस्ती में दरार आ सकती है। आगे हम देखते हैं कि ब्रह्मदत्त के घर के पास एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स खड़े होते हैं, लेकिन तभी कुछ टेररिस्ट आकर उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। उन लोगों की हिम्मत इसलिए हो रही थी क्योंकि वहीं के कुछ ऑफिसर ये मानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मदत्त वहाँ के सीएम से मिलने जाता है, जहाँ सीएम ही उसको बोलने लगता है कि तुम वहाँ के IAS ऑफिसर हो, वहाँ की स्थिति का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराना चाहिए बल्कि तुमको ही इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ब्रह्मदत्त बोलता है कि उसकी बात वहाँ नहीं सुनी जा रही है और वो जब भी कोई उनके खिलाफ एक्शन लेता है तो सीएम के लोग ही उसे रोक देते हैं क्योंकि बिट्टा कराटे और उसके लोगों को उसी की पार्टी फंड कर रही थी। और वहाँ के सीएम ब्रह्मदत्त की बातों को हल्के में लेते हैं और इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मदत्त देखता है कि बिट्टा कराटे भी वहाँ आया हुआ है। वो समझ जाता है कि बिट्टा कराटे के साथ सीएम भी मिला हुआ है। बिट्टा कराटे को वहाँ देखने के बाद ब्रह्मदत्त समझ जाता है कि वो कुछ भी कर ले वो लोगों को नहीं बचा सकता क्योंकि सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। और आगे हम फिर से प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहाँ ब्रह्मदत्त अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। वहाँ कृष्णा भी होता है। वहाँ ब्रह्मदत्त की वाइफ कृष्णा को उसके माँ बाप की फोटो दिखाती है जिसमें ब्रह्मदत्त, पुष्कर और उसके सभी दोस्त उस फोटो में दिख रहे थे। कृष्णा ने इससे पहले अपने माँ बाप की फोटो कभी नहीं देखी थी क्योंकि जब वो लोग वहाँ से निकले थे तब उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने घर का कुछ सामान या वहाँ की कुछ यादें वहाँ से ले जा सके। वहाँ ब्रह्मदत्त कृष्णा को बोलता है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था और किस तरह से उनको वहाँ से मार मार कर निकाला गया था। लेकिन कृष्णा बोलता है कि उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ से 5 लाख नहीं बल्कि 2 लाख कश्मीरी पंडित निकाले गए थे और उनको निकालने वाले कोई मुस्लिम नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर्स थे। कृष्णा यहाँ सारी बातें इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको ऐसा ही बताया गया था और राधिका ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था और उसको लगता था कि कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ ब्रह्मदत्त कृष्णा को कोई ऐसी बात बोल देता है जिसके बाद कृष्णा को लगने लगता है कि उसे बताई गई सारी चीजें गलत थी। वो ब्रह्मदत्त से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बताएं कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था क्योंकि कृष्णा को लग रहा था कि जो मैं जानता हूँ वो सही नहीं है। और ब्रह्मदत्त उसको सारी बातें बताने लगता है और सीन वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर बिट्टा कराटे पुष्कर के बेटे का खून लगा हुआ चावल उसकी पत्नी शारदा को खिलाता है। वहाँ वो अपने बच्चों की जान बचाने की खातिर वो खून से सने चावल खा लेती है और बिट्टा कराटे वहाँ से निकल जाता है। पुष्कर अपने दोस्त महेश को कॉल करता है जो कि एक डॉक्टर होता है। वो बोलता है कि उसके बेटों को बहुत सारी गोलियां मार दी गई है और वो जल्द से जल्द यहाँ आए क्योंकि उसका बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। जब डॉक्टर महेश पुष्कर के घर के लिए निकलने वाला ही था तभी वहाँ हॉस्पिटल में एक टेररिस्ट आकर वहाँ धमकाने लगता है क्योंकि उसके एक साथी को गोली लगी हुई होती है और उसको ब्लड की भी जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है और वहाँ पर उसके ग्रुप का खून नहीं मिलने की वजह से एक पेशेंट का जबरदस्ती खून निकालने लगते हैं और उनकी जरूरत के खून निकालने के बाद भी उसका और ज्यादा खून निकालने लगते हैं। इतना खून निकालते हैं कि वो बहने लगता है और इतना खून निकलने की वजह से उस पेशेंट की वहीं डेथ हो जाती है। और उस टेररिस्ट की इन हरकतों की वजह से महेश भी पुष्कर के घर नहीं जा पाता है और उसके बेटे का इलाज न होने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। पुष्कर ब्रह्मदत्त को कॉल करके उसके बेटे की डेथ की बात बताता है और ब्रह्मदत्त को कोसने लगता है कि अगर पूरे देश में इस तरह का माहौल हो गया तो कहीं न कहीं तुम
भी इसके जिम्मेदार होंगे। ये बात पता चलने पर पुष्कर का दोस्त हरी, जो कि एक डीजीपी होता है, वो वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लगे 2 पुलिस वालों से पूछने पर वो बोलते हैं कि वो भी बिट्टा कराटे की तरफ हैं और इसी वजह से उन लोगों को इस घर में घुसने से नहीं रोका। डीजीपी को पता चलता है कि पुष्कर अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल चुका है और उनको ले जाने वाला एक पत्रकार होता है जो उसका दोस्त होता है। वो उन लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उनके जैसे बहुत सारे लोग भी फंसे हुए होते हैं, जिनकी मदद एक आदमी कर रहा होता है। वो वहाँ उन लोगों को बताता है कि उनको यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी एक टेररिस्ट वहाँ आता है और उस आदमी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो आदमी समझ चुका था कि उसका मरना तय है, लेकिन इतनी बात समझने के बाद भी वो उन टेररिस्ट को कुछ नहीं बताता है कि उसके घर पर काफी सारे लोग छुपे हैं जिनको वो लोग मारना चाहते थे, और वो आदमी अपने बेटे को लेकर उन टेररिस्ट के साथ चला जाता है। अगले दिन पुष्कर अपनी फैमिली और बाकी लोगों के साथ एक ट्रक में बैठकर जा रहा होता है। तभी उनकी नजर उन 2 लोगों पर पड़ती है जिन्होंने उन लोगों को वहाँ पर छुपाया था, जो कि एक पेड़ से लटके हुए थे, क्योंकि उन टेररिस्ट ने उन दोनों बाप बेटे को मारकर पेड़ से लटका दिया था। आगे सीन शिफ्ट होता है एक कैंप में, जहाँ पर काफी सारे रेफ्यूजी छिपे हुए होते हैं, जहाँ पुष्कर और उसके फैमिली भी आ जाती है। वहाँ पुष्कर की आंखों के चेकअप के लिए एक डॉक्टर आता है। पुष्कर की आंखें काफी कमजोर हो चुकी थी, उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर पुष्कर को काफी महंगा लेंस लगाने के लिए बोलता है, लेकिन पुष्कर के पास वो लेंस लगवाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। वो लोग वहाँ काफी छोटे छोटे कैंप में रह रहे थे और उनके पास खाने की बहुत कमी थी और न ही उनके पास कोई पीने का साफ पानी था। उन कैंप में पुष्कर की ही तरह कश्मीर से निकाले हुए बहुत सारे लोग थे जिनका वहाँ पर अपना घर हुआ करता था। वो लोग इसी इंतजार में बैठे थे कि कभी तो उनको अपने घर जाने का मौका मिलेगा। अब वहाँ पर उन कैंप में होम मिनिस्टर आता है और उनके साथ ब्रह्मदत्त भी होता है, जो कि अब होम मिनिस्टर का एडवाइजर बन गया है। ब्रह्मदत्त होम मिनिस्टर को बोलता है कि यहाँ पर काफी लोगों की मौत हो रही है और न ही उनके पास इलाज की कोई व्यवस्था है, लेकिन होम मिनिस्टर बोलता है कि इन लोगों को पहाड़ पर रहने की आदत है, जहाँ पर हमेशा बर्फीला ठंडा मौसम रहता है और ये अचानक इस गर्मी वाले मौसम में आ गए हैं, इस वजह से इनकी मौत हो रही है और ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। होम मिनिस्टर भी उन लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। वो लोग होम मिनिस्टर को अपनी समस्या बता रहे थे, तभी पुष्कर भी वहाँ आ जाता है और एक बोर्ड लेकर वहाँ खड़ा हो जाता है जिस पर लिखा होता है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए। वहीं पुष्कर की आंखें खराब होने की वजह से वो ब्रह्मदत्त को पहचान भी नहीं पाता है और पुष्कर को इतना टॉर्चर सहने के बाद वो मेंटली भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। ब्रह्मदत्त पुष्कर की बहू से मिलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पास में ही एक घर दिलवा सकता हूँ और एक जॉब भी दिला सकता हूँ, और पुष्कर की बहू इस बात के लिए मान जाती है और वो लोग उस घर में रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ के हालात भी कुछ इसी तरह थे और वहाँ के मौलवी वहाँ के बच्चों को काफी सारी उल्टी सीधी चीजें सिखा रहे थे। मौलवी की बातें सुनकर शिव काफी ज्यादा डर जाता है और अपने भगवान का लॉकेट पहना हुआ था उसे शर्ट के अंदर डाल लेता है। इस तरह के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और वहाँ के हिंदू लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर उनका रहना इतना आसान नहीं है। अब बिट्टा कराटे की पहुंच इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो अब न्यूज चैनल पर आने लगा था और इंटरव्यू देने लगा था। वो एक इंटरव्यू में बोलता है कि उन्होंने किसी को नहीं मारा है, उन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों को मारा था जो कि आरएसएस के थे, और वो खुद को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेश करता है। पुष्कर भी उसका इंटरव्यू देख रहा होता है और वो उसको देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है। पुष्कर भी प्रधानमंत्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ चुका था कि उसके जैसे लोगों का प्रधानमंत्री के साथ बात करना इतना आसान नहीं है। ये सारी बातें ब्रह्मदत्त कृष्णा को बता रहा था और ये सारी बातें सुनकर कृष्णा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वो ब्रह्मा की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको जो कॉलेज में बताया गया था वो सब झूठ था और उसके यहाँ आने के बाद उसको जो सच्चाई पता चली है वो और जो उसे सिखाया गया था उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और तभी कृष्णा को याद आता है कि मरते वक्त उसके दादा यानी पुष्कर ने उससे कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी अस्थियां उसके कश्मीर वाले घर में जाकर बिखेर देना, क्योंकि पुष्कर का एक ही सपना था कि वो कभी एक बार अपने घर पर वापस लौटेगा और ये सपना उसके जिंदा रहते पूरा नहीं हो पाया। और इसी वजह से कृष्णा अपने दादा की अस्थियां लेकर कश्मीर आया था। जब कृष्णा अपने दादा की अस्थियां लेकर कश्मीर के लिए जा रहा था तब वो प्रोफेसर राधिका से मिलता है। प्रोफेसर राधिका उससे बोलती है कि वहाँ की सारी बातें रिकॉर्ड करके लाए, वहाँ के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और वहाँ बिट्टा कराटे से मिलने के लिए भी बोलती है, उसका फोन नंबर देती है जिससे वो कांटेक्ट कर सकता था। वहाँ हमें पता चलता है कि राधिका भी बिट्टा कराटे जैसी सोच रखती है, इसी वजह से यहाँ के स्टूडेंट को वो भड़काने का काम करती है। ब्रह्मदत्त और कृष्णा अपने दोस्तों के साथ उसके घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर पुष्कर रहा करता था। जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ उसके लगाई हुई शिवजी की मूर्ति
हटा दी गई थी और उसकी जगह एक झंडा लगा दिया गया था जो कि 1990 में वो टेररिस्ट लोग हर जगह लगाते थे। वो लोग वहाँ से उस झंडे को हटा देते हैं और कृष्णा फाइनली पुष्कर की अस्थियां उसके घर में बिखेर देता है जो कि उसकी आखिरी इच्छा थी। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कृष्णा बिट्टा कराटे से मिलने चला जाता है। वो एक बोट में बैठकर जा रहा होता है और उस बोट को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि शिव का दोस्त अब्दुल होता है। अब्दुल कृष्णा को बोलता है कि वो लोग कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं थे। उनके पिता तो एक कश्मीरी पंडित के अच्छे दोस्त थे। अब्दुल बोलता है कि उसके पड़ोसी कश्मीरी पंडित थे जिसका बेटा शिव मेरा अच्छा दोस्त था और वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तब उसके पिता ने भी उनकी काफी मदद की थी। और यहाँ पर भी हमें पता चल चुका है कि अब्दुल का भी ब्रेन वॉश किया गया है क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि बिट्टा कराटे को अब्दुल के पिता ने ही बताया था कि कृष्णा का पिता अनाज के ड्रम में छुपा हुआ है। और फाइनली कृष्णा बिट्टा कराटे से जाकर मिलता है जहाँ बिट्टा कराटे बोलता है कि उसने किसी भी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा है। वो कृष्णा को बोलता है कि उन लोगों को मारकर भगाने वाले आर्मी ऑफिसर्स थे। और बिट्टा कराटे अपना कंपैरिजन भगत सिंह जैसे लोगों से करने लगता है क्योंकि वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। और उसकी बातें सुनने के बाद कृष्णा को एक बार फिर से यही लगने लगता है कि बिट्टा कराटे और उनके साथियों ने कश्मीरी पंडितों को मारकर नहीं भगाया था बल्कि आर्मी ऑफिसर्स ने वहां से उनको निकाला था। और कृष्णा वहां से जाकर ब्रह्मदत्त से झगड़ने लगता है और बोलता है कि 1990 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा तुम बोल रहे हो, क्योंकि उनको वहां से निकालने वाले बिट्टा कराटे जैसे लोग नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर्स थे। और कृष्णा की बात सुनकर ब्रह्मदत्त को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कृष्णा को 3 फाइल्स दिखाता है जिनके अंदर उस टाइम की न्यूज की कटिंग रखी हुई थी। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ उसकी न्यूज की कटिंग उसने उन फाइल्स के अंदर रखी हुई थी। और उन फाइल्स को देखने के बाद कृष्णा को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था। वो उस फाइल में अपनी माँ शारदा और अपने बड़े भाई शिव की फोटो देखता है जिनको भी बिट्टा कराटे ने मार दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है कृष्णा के कॉलेज में जहाँ पर प्रोफेसर राधिका एक गाना गा रही थी जो वहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट्स को उस गाने के जरिए गलत संदेश दे रही थी। जब राधिका कृष्णा को देखती है तब वो सोचती है कि कृष्णा उसी की साइड बोलेगा और उसको माइक देकर वहाँ बैठे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बोलती है। माइक लेकर कृष्णा बोलने लगता है। वो बोलता है कि सालों पहले एक ऋषि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उन्होंने वहाँ पर काफी तपस्या और साधना की थी और उनकी साधना के चलते वहाँ का नाम कश्मीर पड़ गया और कई सालों तक वहाँ कई सारे ऋषि मुनि और तपस्वी लोग वहाँ पर गए और ऐसे चलते चलते कई सारे पंडितों ने उस कश्मीर को बसाया। और कई सालों बाद वहाँ पर रहने के लिए कुछ मुस्लिम आए थे और वहाँ के पंडितों ने उनको रहने के लिए जगह भी दे दी और ऐसा होते होते उनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई और उन मुस्लिमों को कश्मीर की इम्पोर्टेंस पता चली, जिसके बाद उन लोगों ने वहाँ से कश्मीरी पंडितों को निकालना शुरू कर दिया। काफी सारे पंडितों को वहाँ पर मारा पीटा गया और उनको वहाँ से निकाला गया और जो लोग वहाँ से नहीं जाना चाहते थे उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया और उनको बीफ खिलाया गया और उनके साथ काफी ज्यादा ज्यादती की गई और कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों के साथ रेप भी किया गया। और ऐसा करते करते उन्होंने वहाँ के कश्मीरी पंडितों के शहर में उन्हीं को बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया और उन लोगों को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया और इसी के चलते 5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से निकल गए। आज हमारे पास हर तरह की आजादी है, हम अपने घर पर कभी भी और कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ हालात कुछ अलग थे। उनको अपने ही घर से निकाला गया और वो लोग अपने घर जा भी नहीं सकते हैं। कृष्णा को ये बोलने से काफी बार रोकने की कोशिश करी गई, लेकिन कृष्णा की सच्चाई जानने के बाद उसमें काफी ज्यादा हिम्मत आ गई थी। वो बिना रुके बोलता गया और उसी के साथ उसने अपने परिवार की भी कहानी सुनाई कि कैसे उसके माता पिता को मारा गया और कैसे उसकी माँ को मारा गया। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रह्मदत्त के बताए हुए घर पर पुष्कर और उसकी बची हुई फैमिली रह रहे थे। तभी वहाँ पर बिट्टा कराटे अपने लोगों के साथ आर्मी की ड्रेस में वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर तैनात आर्मी के ऑफिसर से बोलता है कि उनकी ड्यूटी दूसरी जगह लग गई है और तुम्हें वहाँ से जाना चाहिए। और वहाँ के सारे ऑफिसर्स को वहाँ से भेजकर वो पूरे एरिया पर कब्जा कर लेता है और वहाँ पर बचे हुए कश्मीरी पंडितों को मारने लगते हैं। वो लोग हिंदू पंडितों को एक लाइन में खड़ा करके एक एक को गोली से मारते गए। फाइनली शारदा और उनके बेटे को भी मार दिया जाता है। ये सीन देखने में इतना डरावना था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। और कुछ सीन तो ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि वो इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप खुद इस मूवी को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उन लोगों के साथ किस तरह की ज्यादती हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।